अभी हम लोग क्लास 11th फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म है जिसको हम लोग थोड़ा याद कर लें तो ज़्यादा बढ़िया। देखिए याद रखना है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये टेम्परेचर के कंसेप्ट पर बेस्ड है ना। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वह एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कहता है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, वह किस कंसेप्ट पर लीड करता है? तो लीड करता है टेम्परेचर, है ना, तापमान के। अगला प्रश्न कहता है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी विलगित निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह क्या होती है? तो आइसोलेटेड सिस्टम उसको कहा जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम उसको कहा जाता है जहां से ना तो एनर्जी बाहर जाता है ना ही बाहर से कोई एनर्जी अंदर आता है। तो इसका जो इंटरनल एनर्जी है, अंदर का जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिमेन्स सेम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या चीज़ को लीड करता है, क्या चीज़ को दर्शाता है? तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे हम लोग अभी शुरू में ही बताया था, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फिर से उसी बात को घुमा करके कहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लिनियर मोमेंटम, एनर्जी की एंगुलर मोमेंटम। तो इसका सही उत्तर होगा एनर्जी। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनमें से कौन सा कंजर्व्ड होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? तो फिर से आपको याद रखना है एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी। अगला क्वेश्चन कहता है द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ अ परफेक्ट गैस इज गिवन बाय, तो इसको हम लोग को याद रखना है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो R/J होता है, ठीक है, R/J। तो कौन सा उत्तर सही होगा? ये फर्स्ट, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R/J, या फिर कहीं कहीं R ही लिख देता है ना, जो गैस कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज, तो किसी एडियाबेटिक प्रोसेस में जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का क्या रिलेशन होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म, है ना, रुद्धोष्म प्रकरण। तो इसमें क्या रिलेशन होता है? तो एडियाबेटिक के लिए याद रखना आपको PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। क्या होगा? PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो कौन सा सही होगा? ये PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगला क्वेश्चन है इन एडियाबेटिक चेंज इन अ गैस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड। तो फिर से एडियाबेटिक मतलब ही होता है रुद्धोष्म, जिसमें ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। तो इसके लिए फिर से याद रखना है हम लोग को PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एडियाबेटिक के लिए PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगला क्वेश्चन कहता है इन आइसोथर्मल कंडीशन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिटन एज, तो कैसे कंडीशन है? आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल को हिंदी में कहते हैं समतापीय, है ना, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग कहते थे dq बराबर du प्लस dw, du प्लस dw, मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया जाता है सिस्टम को, जितना हीट दिया जाता है वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करता है और वर्क डन कर देता है, वर्क करता है। तो अगर आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में तो कोई इंक्रीज नहीं होगा, तो du का वैल्यू तो जीरो हो गया। तो अगर यहाँ पर du की जगह जीरो रख दें तो dq इक्वल्स टू dw। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा आ जाएगा, कब? जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? जीरो है। तो du की जगह जैसे जीरो रख देंगे तो dq किसके बराबर? dw के बराबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये तीसरा। अगला क्वेश्चन कहता है इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक
आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक को कहते हैं हिंदी में सम आयतनिक प्रक्रम, है ना, सम आयतनिक प्रक्रम। तो सम आयतनिक प्रक्रम आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहाँ पर याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस को समतापीय प्रक्रम कहते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर ना तो बढ़ेगा, नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, है ना, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन एडियाबेटिक प्रोसेस रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम V एंड प्रेशर P इज। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में फिर से पूछा जा रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम V और प्रेशर P में क्या संबंध होगा। तो ये संबंध होता है एडियाबेटिक के लिए एकदम याद रखना है, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, इन अ साइक्लिक प्रोसेस, कोई चक्रीय प्रक्रम है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो उसके इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, है ना, इंटरनल एनर्जी क्या होगा। तो याद रखना है इंटरनल एनर्जी उसका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि साइक्लिक है तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज तो होगा लेकिन चेंज होकर के फिर से वापस वहीं पर आ जाएगा, तो उसके इंटरनल एनर्जी जो रहेगा वो रह जाएगा कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन, इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस को हम लोग हिंदी में कहते हैं समदाबीय प्रक्रम, जिसमें दाब यानी कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, यानी कि P जो है प्रेशर वो फिक्स्ड रहेगा। कौन सा प्रोसेस में, आइसोबैरिक प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चला जाए, देखिए क्वेश्चन कहता है, अ गैस इज कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली, गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, संपीड़ित किया जा रहा है आइसोथर्मली, आइसोथर्मली मतलब समतापीय, है ना, आइसोथर्मली मतलब समतापीय रूप से, टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके शुरू का आयतन का आधा कर दिया गया। बाई व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, तो हम लोग को मालूम है आयतन अगर घटता है तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, आयतन घटता है प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो जैसे ये आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब शुरू का जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा और बाद का जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इनिशियल P1 V1 बराबर हो गया बाद वाला P2 V2, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अभी क्वेश्चन में क्या कहते हैं, बाद का जो वॉल्यूम है V2 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का कितना हो गया, आधा कर दिया गया, बोल रहे ना, हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, शुरू का वॉल्यूम का आधा कर दिया। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 क्या हो गया, शुरू का वॉल्यूम का आधा हो गया, चलिए कर दिया आधा। देखिए यहाँ से V1 V1 कट जा रहा है, काट देते हैं, तो P2 जो है वो क्या हो गया, P1/2 हो गया, सॉरी P1/2 नहीं होगा, ये 2 इधर गुना हो जाएगा ना, तो 2P1 हो गया, कितना हो गया 2P1। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना से बढ़ गया, तो प्रेशर बाद का जो प्रेशर है वो शुरू वाला प्रेशर का कितना बढ़ गया, दुगुना बढ़ गया, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, सही आंसर 2 होना चाहिए, है ना इसका। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो कार्नोट इंजन में एफिशिएंसी हम लोग को फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी जिसको हम लोग दक्षता कहते हैं कार्नोट इंजन का। तो 127 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम कर रहा है, तो उसके लिए याद करना है। तो याद रखना ये होता है सोर्स का टेम्परेचर, और सोर्स के टेम्परेचर को हम लोग T1 से दर्शाते हैं, है ना, और जो सिंक का जो टेम्परेचर होता है इसको हम लोग T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोर्स का जो टेम्परेचर है वो T1 और सिंक का जो टेम्परेचर होगा वो T2। अब जब 127 दिया हुआ है तो इसको केल्विन में बदल लेते हैं, तो 127 प्लस 273, तो ये हो गया 400 केल्विन, और सिंक का जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ था आपको 27 डिग्री सेल्सियस में था, उसको केल्विन में बदल देते हैं 273, तो ये हो गया 300 केल्विन। अब इफिशियंसी मालूम करना है, तो कार्नोट हीट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना थोड़ा, ईटा इक्वल्स टू 1 - T2/T1, ईटा इक्वल्स टू 1 - T2/T1, तो रख लीजिए 1 - T2, T2 का वैल्यू कितना 300 और T1 का वैल्यू 400, तो 400 - 300/400, तो ईटा इक्वल्स टू कितना आ गया 100/400, तो इसको काट दीजिए, कितना आ गया 1/4, दैट मीन्स 0.25, है ना। लेकिन आंसर जो दिया हुआ है वो हमें परसेंट में दिया हुआ है, तो बदल सकते हैं, तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से प्रोडक्ट कर दिया,
तो 100 से जैसे प्रोडक्ट कर देंगे ये परसेंट में आ गया, तो कितना परसेंट, 25%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। तो आइसोथर्मल जैसे ही बोल दिया तो पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाता है, पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल के लिए, और एडियाबेटिक के लिए पीवी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इतना को याद रखना है। डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी, तो याद रखना है सीपी और सीवी के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है आर, जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है आर। अगला क्वेश्चन, अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल। किसी प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल कह सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में उत्क्रमणीय कहते हैं। यदि इफ, तो क्या होना चाहिए, दोनों जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है, जैसे मान लेते हैं ये सिस्टम है और ये जो सराउंडिंग है, ये दोनों रिटर्न हो जाए, वापस आ जाए अपने ओरिजिनल स्टेट में, तो हम कहेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, वापस आ जाता है अपनी स्थिति में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन, द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन, इसको हम लोग कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट साइकिल या तो फिर कार्नोट हीट इंजन, वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2। T1 का वैल्यू ज़्यादा है T2 से, हमें याद रखना है T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर और T2 होता है सिंक का टेम्परेचर। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं हम लोग, ये रिलेशन होता है ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1, है ना, ये रिलेशन होता है, तो इसको थोड़ा याद रख लेना। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला 1 माइनस T2/T1। अभी इसी से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम भी बनाए, क्वेश्चन भी बनाए थे, तो इस सूत्र को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन आइडियल रेफ्रिजरेटर। अब आ गया एक आदर्श रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर को हम लोग हीट पंप भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंक से हीट को लेता है और सोर्स में रिजेक्ट करता है, मतलब कम टेम्परेचर वाले से हीट लेता है और हाई टेम्परेचर में वो रिजेक्ट करता है। रेफ्रिजरेटर का काम ये होता है। तो वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए हम लोग को, बीटा चाहिए। तो बीटा को कैसे लिखते हैं, तो बीटा इक्वल्स टू आ जाता है, याद रखना थोड़ा, बीटा इक्वल्स टू होता है Q2/W। Q2 है अमाउंट ऑफ हीट जो कि वो ऑब्जर्व किया सिंक से, और W है वर्क जो कि रेफ्रिजरेटर पर किया गया। रेफ्रिजरेटर वर्क करके देता नहीं है, रेफ्रिजरेटर पर हम लोग को वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और इसका लिए जो W होता है वो होता है, थोड़ा याद रख लीजिएगा, Q1 माइनस Q2, जहाँ Q2 सिंक से लिया गया हीट एनर्जी है और Q1 है सोर्स में रिजेक्ट किया गया हीट एनर्जी। अब देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, Q2/Q1, Q1 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, Q1 माइनस Q2/Q1, है ना। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंस हम लोग को एक चीज़ को याद रखना है, आइडियल इंजन के लिए Q2/Q1 बराबर हो जाता है T2/T1, है ना, Q2/Q1 इक्वल्स टू T2/T1। तो Q2/Q1 की जगह कितना लिख सकते हैं, T2/T1, और यहाँ तो Q1 तो दोनों का बाई में है, तो Q1 और Q1 कैंसिल कर गया, 1 माइनस Q2/Q1। इसी को सॉल्व करें तो T2/T1 बाई 1 माइनस T2/T1। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, तो बीटा इक्वल्स टू T2/T1, और ये तो इससे एल्सियम लेकर के हम एक ही बार कर देते हैं, T1 ऊपर चल जाएगा, बाई में आ जाएगा आपका T1 माइनस T2। देखिए T1 कैंसिल कर गया, तो बीटा इक्वल्स टू कितना मिल गया, T2/T1 माइनस T2। तो देखिए कौन सा सही हो रहा है, बीटा इक्वल्स टू T2/T1 माइनस T2। देखिए ये पहला वाला सही है ना। तो ये होता है आइडियल रेफ्रिजरेटर के लिए, तो ये सही हो जाता। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में, एन एडियाबैटिक प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जिसको हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, उसमें हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि हीट जो है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीट। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ। तो इफिशियंसी जो है कार्नोट इंजन का या फिर हीट इंजन का, वो किस पर डिपेंड करता है, तो ये दोनों पर डिपेंड करता है, सोर्स का और सिंक का, दोनों का टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या आ रहा था, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1 पढ़ रहा था ना। तो T1 सोर्स का टेम्परेचर, T2 सिंक का टेम्परेचर।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं इसको। इन रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर कोई रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस दैट मीन्स वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज होगा ही नहीं, तो क्या होगा? तो हम लोग को मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी क्यू बराबर क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। और एक चीज़ को याद रखना है, जो वर्क डन है, वर्क डन क्या होगा, तो हम लोग को थोड़ा याद रखना है, जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ तो गैस तो एक्सपेंड ही नहीं किया, एक्सपेंड नहीं किया, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाता है पी डी वी, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी। अब बोलेगा कैसे आ रहा है सर पी डी वी, तो हम लोग देखिए सॉल्व करके भी देख सकते हैं। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लेते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क होता तो पिस्टन जो है वो बाहर की तरफ जाता, क्योंकि गैस के वॉल्यूम में एक्सपेंशन आता। तो हम लोग अगर लिखते हैं तो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, तो फोर्स और प्रेशर में एक रिलेशन होता है, फोर्स और प्रेशर में रिलेशन होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो फोर्स इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स, और एरिया इंटू डी एक्स बन जाता है वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इतना। अगर ये आइसोकोरिक चेंज है, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम में कोई चेंज होता ही नहीं है, तो डीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डीवी का वैल्यू अगर जीरो है, वॉल्यूम में तो कोई चेंज ही नहीं होगा ना, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो कौन सा सही होगा, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। रेफ्रिजरेटर इज, रेफ्रिजरेटर क्या है, तो रेफ्रिजरेटर क्या इलेक्ट्रिक मोटर है, नहीं है। एक हीट इंजन है, नहीं है। और हीट इंजन वर्किंग बैक, हाँ है। एक हीट इंजन है जो उल्टा काम करता है ना, यानी कि सिंक से टेम्परेचर लेता है, सॉरी हीट लेता है और सोर्स में रिजेक्ट करता है, तो ये है। एयर कूलर, ये भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, थर्ड वाला। तो इस तरीके से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितना भी जो एमसीक्यू हो सकता था उसको हम लोग सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक में और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए और लास्ट तक देखने के लिए सभी को थैंक यू।